वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर साल्ट है, कोई मेटल है और उस मेटल आयन को हम कॉम्प्लेक्स बना के लाइक ईडीटी जैसे किसी रिएजेंट से जो टाइट्रेशन करते हैं वो होती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसके अंदर मेटल का हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए आपको बेसिकली 4 तरह के एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं, जिनमें से आपको कैलकुलेट करना होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। तो आज हम उन चारों एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज करो आपको मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या फिर ईडीटी का सोल्यूशन बनाना है। तो पहले तो सोल्यूशन कैसे बनाओगे, और सोल्यूशन बनाने के बाद वो डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट कौन से हो सकते हैं जो आपको दिए जा सकते हैं। पहला जो आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है, आपको मेटल आयन जो है या तो जिंक 2 पॉजिटिव या फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इनकी स्ट्रेंथ का आ सकता है। आपको इनकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी हो। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या आ सकता है कि आपको जिंक सल्फेट 7H2O जो लैब में अवेलेबल है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O जो लैब में अवेलेबल है, इसकी स्ट्रेंथ निकालने का आ जाए कि आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है सॉल्यूशन में, इनमें से किसकी स्ट्रेंथ क्या है। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो आ सकता है कि आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालनी हो जिंक सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट के हेप्टाहाइड्रेट की। ये है परसेंटेज प्योरिटी। आपको परसेंटेज प्योरिटी बतानी है कि आपको जो सॉलिड सैंपल दिया गया है वो कितना प्योर है या फिर कितनी उसके अंदर इम्प्योरिटी है। और एक जो लास्ट एक्सपेरिमेंट आता है वो होता है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट के अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, लाइक मैग्नीशियम सल्फेट XH2O मैं कह दूं या जिंक सल्फेट XH2O कह दूं, तो ये X की वैल्यू कितनी है ये फाइंड आउट करना है। तो ये 4 तरह के एक्सपेरिमेंट आपको दिए जाते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर जनरली। तो हम उन चारों एक्सपेरिमेंट के लिए किस किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है और क्या क्या कैलकुलेशन आएंगे उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला जो एक्सपेरिमेंट है कि आपको फाइंड आउट करना है जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर करने आने चाहिए। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपको पता है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 7H2O जो लैब में अवेलेबल है, उसका मोलिकुलर वेट होता है 246 ग्राम। ये मोलर वेट है एक्चुअली में 246। और क्योंकि मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव है तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 123 ग्राम। अगर आप इसका 500 ml सॉल्यूशन बना रहे हो तो इसके लिए आपको 3.075 ग्राम डिजोल्व करना पड़ेगा N/20 सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। और मैग्नीशियम सल्फेट क्योंकि प्योर होता है तो आप इसको एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हो। और अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हो तो सीधी सी बात है, इसका डबल जो है यानी 6.15 ग्राम आप इससे 1 लीटर N/20 सॉल्यूशन बना रहे हो। तो ये तो मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन की प्रिपरेशन थी। सिमिलर वे में आप अगर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना रहे हो तो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो कि लैब में अवेलेबल है, उसका मोलिकुलर वेट है 287.6। और अगर इसके इक्विवेलेंट वेट की बात करें क्योंकि जिंक में डाई पॉजिटिव कैटायन है तो वो होगा 143.8 ग्राम। अब इसका अगर 500 ml सॉल्यूशन बना रहे हो तो आप कैलकुलेशन करोगे जब तो आप पाओगे कि 3.595 ग्राम से आप 500 ml N/20 सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लोगे। ये सब चीज़ें हम लैब में कर चुके हैं पहले से ही। और अगर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो इससे जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 7.19 ग्राम पर लीटर अगर आप डिजोल्व करते हैं तो आपका N/20 जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये था जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन की प्रिपरेशन।
थर्ड वन आती है हमारी EDTA। EDTA का हमारे पास डाइसोडियम साल्ट है यानी Na2। EDTA हमारे पास लैब में अवेलेबल है। तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 372.24। एक्चुअली डाइसोडियम EDTA के साथ इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि EDTA जो है वो थोड़ा सा हाइग्रोस्कोपिक in नेचर होता है, तो एक्स्ट्रा वाटर इसमें अटैच रहता है। हमें अगर इसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है तो हमें इसे 80 to 85 डिग्री सेल्सियस तक काफ़ी टाइम तक सुखाना पड़ेगा, यानी इसकी मॉइस्चर को इवेपोरेट करना पड़ेगा। अगर हम वैसा नहीं भी करते हैं तो भी हम प्राइमरी स्टैंडर्ड जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट हम ले रहे हैं, उससे भी इसकी जो एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन जो बन रहा है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक N/21 बन रहा है कि N/22 बन रहा है, जो भी नॉर्मेलिटी का बन रहा है उस पर्टिकुलर अमाउंट के डिजोल्व करने से वो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा हेडेक वाली बात नहीं है। तो जैसे आपने 372.24 जो इसका मोलिकुलर वेट है, इक्विवेलेंट वेट की बात की जाए तो डाइसोडियम है, 2 कैटायन लगे हुए हैं +1 वाले, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो रहेगा 186.12। और अगर 500 ml सॉल्यूशन बना रहे हो आप N/20, तो इसके लिए कैलकुलेशन करोगे तो 4.653 ये हम लैब में कर चुके हैं। और अगर 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हो तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 9.306 ग्राम आप क्या करोगे 1 लीटर के अंदर डिज़ोल्व करोगे। तो ये होगी आपकी सॉल्यूशन की प्रिपरेशन, और आपको ये पता चल गया है कि कितने कितने ग्राम आपको डिज़ोल्व करना है कितना सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब बात आती है कि हमारा जो टाइट्रेशन है वो किस तरीके से परफॉर्म करनी है। जितने भी मैंने ये 4 एक्सपेरिमेंट बताए, ये सभी आप अगर डबल स्टेप में करते हो तो आपको EDTA की जो हाइग्रोस्कोपिक वाली प्रॉपर्टी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक आपके पास जो है पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो ये कहता है कि जिंक 2 पॉजिटिव की स्ट्रेंथ निकालो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो आपके पास सॉल्यूशन है उसका N/20 ले लो और उसकी टाइट्रेशन करवा लो EDTA के साथ, और EDTA की नॉर्मेलिटी जो है वो फाइंड आउट कर लो। EDTA की नॉर्मेलिटी एग्जैक्टली N/20 भी हो सकती है, N/21 भी हो सकती है, या जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। अब EDTA की जो आपको नॉर्मेलिटी पता लग गई है, इसके बाद आप फर्दर टाइट्रेशन करो किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ। यानी अब ये वाली जो टाइट्रेशन थी मैग्नीशियम सल्फेट और EDTA की, अब टाइट्रेशन करो आप इसी EDTA की किसके साथ, जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन के साथ। और इसकी नॉर्मेलिटी तो अब आपको पता है, और आप अब जिंक की नॉर्मेलिटी जो है वो फाइंड आउट करो। आपने जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर ली, तो उसके बाद जस्ट आपका कैलकुलेशन पार्ट है जो आपको करना है। हाँ, टाइट्रेशन कैसे करनी है वो आपको पता है। 20 ml आपने सैंपल लेना है, जिस भी चीज़ का आप सैंपल ले रहे हो, लाइक मैग्नीशियम सल्फेट का कर रहे हो तो मैग्नीशियम सल्फेट का 20 ml सैंपल ले लो, उसको डाइल्यूट कर लो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, उसमें 3 ml बफर डाल लो pH 10 का, और 3 to 4 ड्रॉप्स जो है आपकी एराइक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर सॉल्यूशन की डाल लो, और फर्दर आपको टाइट्रेशन करनी है। एराइक्रोम ब्लैक टी जब तक मैग्नीशियम सल्फेट यानी मैग्नीशियम आयन या फिर जिंक सल्फेट यानी कि जिंक आयन प्रेजेंट रहेंगे वो रेड कलर देगा, और जैसे ही वो सारे जो आयन हैं वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे EDTA के साथ, तो वो कलर देना बंद कर देगा, और जो सॉल्यूशन है उसके अंदर लाइट ब्लू कलर आ जाएगा। तो लाइट ब्लू कलर की वजह से एराइक्रोम ब्लैक टी जब फ्री हो जाएगा, जब वो मेटल से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा होगा, तब वो अपना ब्लू कलर देगा। मेटल से कोऑर्डिनेट करके वो रेड कलर दे रहा होता है, तो रेड कलर से ब्लू में जो चेंज होगा वही क्या है, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन होगा। तो आपको अगर जिंक सल्फेट की टाइट्रेशन करें तो जिंक सल्फेट 20 ml लिया, और उसके अंदर फिर 20 ml आपने डिस्टिल वाटर डाला डाइल्यूट करने के लिए, 3 ml बफर डाला pH 10 का, और 3-4 ड्रॉप आपने इथाइलिन एराइक्रोम ब्लैक टी की आपने डाल दी। तो उसके बाद आपने टाइट्रेशन की, वो जो रेड कलर है जैसे ही EDTA डाल डाल के डिसअपीयर होता है, तो आपका एंड पॉइंट आ गया, और वहाँ से आपको वॉल्यूम पता लग गया। सारी कैलकुलेशन आपकी जो है वो है नॉर्मेलिटी इक्वेशन से, N1V1 = N2V2, और आप यहाँ पे N1V1 अगर आपने
मैग्नीशियम सल्फेट वाली रख रखी हैं तो ADTA की निकल जाएंगे N2V2 से, कि नॉर्मेलिटी आपको मैग्नीशियम सल्फेट की पता है, वॉल्यूम आपने मैग्नीशियम सल्फेट का 20 ml लेना है, पिपेट आउट करना है, नॉर्मेलिटी EDTA की आपको निकालनी है और वॉल्यूम EDTA का आपको ब्यूरेट से पता लग जाएगा कितने ml आपने यूटिलाइज किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने नॉर्मेलिटी EDTA की निकाल ली और EDTA की फिर फर्दर अलग टाइट्रेशन करके जिंक सल्फेट से वहाँ से नॉर्मेलिटी आपने जिंक की भी निकाल ली। अब यहाँ से दो एक्सपेरिमेंट एक साथ आपके कवर होते हैं। कौन से दो एक्सपेरिमेंट, कि आपका जो जिंक है, जिंक सल्फेट है या फिर जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, इनमें से आपको किसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। सपोज करो आपको स्ट्रेंथ निकालनी है जिंक 2 पॉजिटिव की, तो जिंक 2 पॉजिटिव की स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मेलिटी मिल गई है जिंक वाले सॉल्यूशन की, तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप करते हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव, और जिंक 2 पॉजिटिव का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 32.5 या 32.6। तो अगर जो नॉर्मेलिटी अब जिंक वाले सॉल्यूशन की आई है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो 32.5 से या 32.6 से, तो जो स्ट्रेंथ आएगी वो किसकी आएगी, जिंक 2 पॉजिटिव की स्ट्रेंथ आएगी। किसकी आएगी, जिंक 2 पॉजिटिव। लेकिन सपोज करो आप यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की, तो वो आप कैसे कर सकते हो कि आप यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट ले रहे हो ना, ये इक्विवेलेंट वेट जिंक 2 पॉजिटिव के बजाय आप जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का लो, यानी कि जो नॉर्मेलिटी आपने अभी फाइंड आउट की जिंक वाले सॉल्यूशन की, अगर आपकी उसको मल्टीप्लाई करते हो 143.8 से, तो जो स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ ऑफ ZnSO4 7H2O। ये वाली स्ट्रेंथ आने पे आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट कन्फर्म हो गया कि भी आपको जो स्ट्रेंथ निकालनी थी जिंक सल्फेट की निकालनी थी। और ऐसा नहीं कि जिंक सल्फेट की, अगर आपके पास और कोई प्राइमरी स्टैंडर्ड है या नहीं है, आपने EDTA की एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी पता है, तो आप मैग्नीशियम के लिए निकाल सकते हो, आपको डबल स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं है। डबल स्टेप हम क्यों कर रहे हैं कि हमें EDTA का पता ही नहीं भाई वो कितनी नॉर्मेलिटी का है। अगर हमें पहले ही पता हो कि EDTA की नॉर्मेलिटी एग्जैक्टली N/20 है, तो आपको दूसरा स्टेप नहीं करना है, सीधा ही EDTA की नॉर्मेलिटी पता है, उससे आप मैग्नीशियम का करोगे या जिंक का करोगे, आप सीधा कर सकते हो, सीधे ही आप नॉर्मेलिटी उसकी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से दो चीज़ें हो गई, एक होगी आपकी स्ट्रेंथ ऑफ जिंक, दूसरी होगी आपकी स्ट्रेंथ ऑफ जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की स्ट्रेंथ भी आपने निकाल ली और जिंक की स्ट्रेंथ भी आपने निकाल ली। ये दो एक्सपेरिमेंट हो गए हैं। अब अगला जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि आपको जो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट सॉलिड दिया गया है, आप उसकी परसेंटेज प्योरिटी बताओ, हाउ मच इट इज़ प्योर। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू यानी जितना आपने लिया है स्टार्टिंग में, और दूसरी आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपने टाइट्रेशन से निकाला है। जैसे कि हमने सॉल्यूशन बनाते वक्त डिस्कस किया था कि जिंक सल्फेट का 3.595 3.595 ग्राम 500 ml में डिजोल्व कर लेना है, जिससे आपका N/20 सॉल्यूशन बने, यानी कि 7.19 ग्राम पर लीटर आपने इसे डिजोल्व किया है। ये आपकी वो स्ट्रेंथ है जो आपने एक्चुअली में ली थी स्टार्टिंग में डिजोल्व करते वक्त। तो ये वाली कौन सी आपकी थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ मैं कहूँ, या फिर कितना अमाउंट आपने लिया था। अब हो सकता है जो आपने ये 7.19 ग्राम जिंक सल्फेट लिया है ये प्योर ना हो, प्योर होगा तो भी जितना आपने लिया है उस हिसाब से आपकी टाइट्रेशन करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। अगर प्योर नहीं है, इम्प्योर है, अमाउंट कम है उसमें से, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो जिंक का स्ट्रेंथ है या फिर जिंक सल्फेट की स्ट्रेंथ है वो कम है। भाई कोई और चीज़ आपने ऐड कर रखी है तो जिंक सल्फेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाली जो हमने 7.19 ग्राम पर लीटर आपने डिसोल्व किया है। दूसरी चीज़ जो है कि जो हमारा कैलकुलेशन आई है, लाइक सबसे पहले आपने क्या किया, मैग्नीशियम और EDTA की टाइट्रेशन की, मैग्नीशियम EDTA की टाइट्रेशन से EDTA की नॉर्मेलिटी निकाली, फिर EDTA
और जिंक की टाइट्रेशन की, वहाँ से आपने जिंक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाली, वहाँ से आपने जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर ली, और सपोज करो वो स्ट्रेंथ जो आई है नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, वो आई है 7.0 ग्राम पर लीटर। ये आपकी आई कौन सी, जो आपने कैलकुलेट की है वो, और ये आपने जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन बनाया था ये वो वाली स्ट्रेंथ है। अब आपको परसेंटेज प्योरिटी अगर निकालनी है तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है यानी कि 7 ग्राम पर लीटर, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, डिवाइड में जितनी स्ट्रेंथ आपने आइडली ली थी यानी डिजोल्व किया था, इतने ग्राम पर लीटर आपको डिजोल्व करके दे रखा है, ऐसा भी अगर दिया मिलता है तो वो भी क्या है, लाइक 7.19 ग्राम पर लीटर आपने डिजोल्व किया था, 7 ग्राम पर लीटर आपको फाइंड आउट हुआ है, मिला है, मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस विल गिव द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसी वे में आप मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की भी परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हो। एक स्ट्रेंथ जो आपने बनाई है, सॉल्यूशन बनाए हैं, दूसरी स्ट्रेंथ जो आपने फाइंड आउट की है नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा के ईडीटी से टाइट्रेशन करके, यानी आफ्टर टाइट्रेशन जो आपने फाइंड आउट की है वो तो आएगी आपकी ऊपर, जितना आपने डिजोल्व किया है वो आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100, दिस विल गिव परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दैट सैंपल। तो 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट रहता है कि आपको दे दिया कोई भी साल्ट लाइक जिंक सल्फेट और XH2O, आपको नहीं पता ये हेप्टाहाइड्रेट है कि पेंटाहाइड्रेट है, आपको बस इतना बोल दिया कि ये जिंक सल्फेट XH2O है और इसका 7.19 ग्राम पर लीटर डिजोल्व कर रखा है। अब जब हमको ऐसा दिया मिलेगा कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तब सीधी सी बात है वो हमें प्योर सब्सटेंस देगा, वरना इम्प्योर में तो हम पता ही नहीं कर सकते कि भी कितने XH2O है, तो प्योर देगा आपको वो। उसने कह दिया कि 7.19 ग्राम पर लीटर आपने डिजोल्व कर रखा है, ये वाली स्ट्रेंथ है, या फिर आपने खुद ने अमाउंट वे किया जिंक सल्फेट का 7.19 ग्राम और उसको 1 लीटर में डिजोल्व किया, या फिर इससे ज़्यादा कर सकते हो, 500 ml का सोल्यूशन बनाना है तो, मतलब आपको स्ट्रेंथ पता है कि इतनी स्ट्रेंथ आपने ली है, ठीक है। और उसके बाद आप इसकी टाइट्रेशन करते हो, पहले मैग्नीशियम से टाइट्रेशन की EDTA की, तो वहाँ से EDTA की नॉर्मेलिटी आ गई, फिर जिंक सल्फेट से टाइट्रेशन की, जिंक वाले सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ गई। तो जो नॉर्मेलिटी यहाँ पे जिंक सल्फेट की आप EDTA से टाइट्रेशन करके निकाल लोगे, नॉर्मेलिटी किसकी निकाली आपने, जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन की, तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट वेट बराबर है स्ट्रेंथ होता है, ये आपको पता है। और स्ट्रेंथ आपको ये पता है प्योर है तो एज इट इज रहेगी, तो यहाँ स्ट्रेंथ एज इट इज ये वाली रख लो, नॉर्मेलिटी आपने जो निकाली है टाइट्रेशन से वो वाली रख लो, तो आप इस इक्वेशन से इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर लोगे। क्या फाइंड आउट कर लोगे, इक्विवेलेंट वेट। आपने इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट किया और आपको पता है इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो इससे डबल होता है। इसका जो इक्विवेलेंट वेट आपने फाइंड आउट किया, मोलिकुलर वेट क्या होता है, इससे डबल होता है, तो जो इक्विवेलेंट वेट यहाँ से आया है उसको 2 से गुना करो, क्या आ गया, मोलिकुलर वेट आ गया। वो मोलिकुलर वेट किसके बराबर होगा, वो मोलिकुलर वेट बराबर होगा जिंक का वेट प्लस में सल्फर का वेट प्लस में 4 ऑक्सीजन्स का वेट, ठीक है, और प्लस में एक्स वाटर का वेट, और वाटर का वेट कितना होता है 18, ठीक है, मोलर लेंगे तो 18 ग्राम, और अगर AMU में लेते हैं एटॉमिक वेट लेते हैं तो AMU, तो x मल्टीप्लाइड बाई 18 इतना जुड़ेगा जिंक सल्फेट के अंदर। जिंक सल्फर और 4 ऑक्सीजन तो जिंक सल्फेट हो गया और ये हो गया, तो जो मोलिकुलर वेट आपने निकाल लिया इस टाइट्रेशन के बाद आने वाले इक्विवेलेंट वेट को 2 से मल्टीप्लाई करके, उस मोलिकुलर वेट को बराबर रख दो जिंक सल्फेट का वेट एनहाइड्रस का प्लस में 18 वाटर मोल XH2O का, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या है एक्चुअली में, कि कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिंक सल्फेट में प्रेजेंट हैं। और ये सिर्फ जिंक सल्फेट के लिए नहीं है, अगर आपके पास EDTA की नॉर्मेलिटी आपको पता है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट के लिए भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस वे में आप ये चार जो एक्सपेरिमेंट हैं, जिनमें से हमने बात की कि पहला एक्सपेरिमेंट है कि आपको जिंक या मैग्नीशियम की खुद की कैटायन की स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए, या फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट कि आपको जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए। तीसरा आपसे पूछा जाए परसेंटेज प्योरिटी, उसके लिए एक आपकी होगी स्ट्रेंथ जो आपने ली है, दूसरी आपकी स्ट्रेंथ जो आपने फाइंड आउट की है। तो फाइंड आउट डिवाइड बाई जो आपने ओरिजिनली ली थी मल्टीप्लाई बाई 100, तो वो आपकी परसेंटेज प्योरिटी देता है। और चौथा हमने फाइंड आउट किया कि आपके पास लाइक जो भी जिंक सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट है, उसमें अगर आपको कहेगा कि XH2O है, तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके चार बेसिक जो टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, उनकी कैलकुलेशन के बारे में था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।